नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। नजर डालते हैं संपूर्ण खबर के ऊपर। नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत महिलाओं के से 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी भागीदारी दर्ज करने की कहा गया है। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगी। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन का रूप से लगता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड के आयोजक ने शिष्टाचार भेंट की है। इसी दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे आयोजन डिजिटल विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी से राज्य देशों की सकारात्मक परिणाम मिलेगी। उन्होंने उत्तराखंड को सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यहाँ हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक को पहुँचते हुए जो आवश्यक का मजबूत देते हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में फिल्म शूटिंग, उद्योगों की निवेश और बोर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में संभावना होने की बात कही है। सरकार द्वारा इसी दिशा में लगातार प्रयास की जाने की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के बाद कांग्रेस द्वारा की जा रही हमले पर भाजपा ने पलट के वार किया है। कैबिनेट मंत्री खजाना दास ने कांग्रेस पर निशाना साधित हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं के अपनी चश्मे का नंबर बदलवाना की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रही है, जिससे विपक्षी दल बौखलाया हुआ है और इसी तरह की बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और जनता सब देख रही है। बड़ी सौगात उत्तराखंड को दी थी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए और जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस देख रही है कि चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, उनकी हवा निकल गई है, तो इसलिए जिस तरह का समर्थन जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसलिए वो बहुत बौखला गए हैं और इस प्रकार की अनाप-शनाप बातें करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनकी सरकार यहाँ पे 10 साल तक रही है केंद्र में, तो उस समय और यहाँ पे भी थे, उत्तराखंड में भी थे, तो क्या किया उन्होंने उत्तराखंड के हित के लिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के लक्ष्मण क्षेत्र स्थित गंगादासपुर वालवाली में मखाना खेत की पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इसी दौरान उन्होंने स्वयं मखाना रोपण करके जनपद में उसी की औपचारिक की शुरुआत की है। बताया गया कि बिहार की एक संस्था द्वारा उत्तराखंड में पहली बार इसी प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कृषि मंत्री ने इसे पहले की किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि मखाना उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन और केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से उत्पादन, परीक्षण, विपणन और निर्णय का भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, उसके लिए संसद के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूँ। यहाँ की दो बहनें बेटियां सोनल जैन, मंजू मसीन द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है।
आज कई चीजों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पे है। मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबेद उनियाली इन दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ड्रोन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केवल अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही मरीजों को बाहर से दवाई लिखी जाएगी और गरीब मरीजों को खर्च आयुष्मान योजना के तहत वहन किया जाएगा। साथ ही अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी की दूर करने के लिए पेमेंट बेसिस पर डॉक्टर रखने की विचार किया जा रहा है। इसी के अलावा एमआरआई मशीन को कमी का दूर करने के लिए केंद्र सरकार से भी बातचीत की जा रही है। कोई दवाइयाँ बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर से लिखी जाएंगी और वो भी अगर आदमी गरीब है, अगर आयुष्मान में वो खबर होता है तो आयुष्मान के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हम अस्पताल में उनको पेमेंट बेसिस पे उनको इंगेज करें अस्पताल में, और जब कोई उनकी आवश्यकता पड़े तो उसका प्रावधान करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार शासन स्तर पर कि ये। और इसके साथ साथ एमआरआई की मशीन की यहाँ पे चर्चा भी थी कि एमआरआई हम पे 1T ऑलरेडी अवेलेबल है, 1.5T भारत सरकार भी एक और 1.5T देना चाह रही है। तो हम लोगों का मानना है कि भारत सरकार से बात करके जो आवश्यकता यहाँ पे 3T की है, 3T एमआरआई मशीन यहाँ पर हम लगवाएं और उसके लिए चाहे राज्य सरकार को टॉपअप करना पड़े तो जो भी नियम होंगे उससे भारत सरकार से बात करने के बाद इसका रास्ता निकालेंगे। मसूरी विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के भीतर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अब संगठन के भीतर ही चुनौती मिलने लगी है। नगर निगम देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाली गामा ने भी मसूरी सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है और लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। गामा की कहना है कि मसूरी विधानसभा सीट किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि भाजपा की सीट है। उन्होंने कहा है कि यदि संगठन उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट देता है तो वो इसी सीट से जीते दर्ज करके राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में योगदान देंगे। मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट। क्या लगता है किसी उत्तराखंड के राज्य निगम कर्मचारियों में अपनी लंबित मांग को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांग पर निर्णय नहीं लिया जाए तो 19 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते 1 साल से लगातार शासन को अवगत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग में नियमितकरण, सामाजिक सुरक्षा, वेतन का समाधान और पेंशन व्यवस्था लागू करना शामिल है। महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन की भी घोषणा की है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारी महासंघ द्वारा अपनी लड़ाई को, अपनी मांगों के संबंध में सरकार और शासन को ज्ञापन के माध्यम से बार बार अनुरोध किया गया। उसके उपरांत भी शासन और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण 30 सितंबर 2024 को महासंघ द्वारा रैली का आयोजन किया गया। मांग है कि राज्य निगम, निकायों और संस्थानों में संविदा, दैनिक, विशेष श्रेणी, पीटीसी, तदर्थ, उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, ये मुख्य मांग है। और दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025
रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलित है। परिवहन विभाग द्वारा नारी शक्ति रोड सेफ्टी संकल्प को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कार्यक्रम को उद्देश्य परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की गई है। इसी दौरान महिला अधिकारियों ने विभाग में अपनी भूमिका और अनुभव संज्ञा के साथ ही महिलाओं की संघर्ष और उनकी योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम में उन्हें महिलाओं के सम्मानित किया गया है, जो परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में अहम भूमिका निभा रहे हैं और रोड सेफ्टी को लेकर भी सक्रिय है। परिवहन मंत्री ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए इसी सशक्तिकरण का प्रतीक बताते और कहा है कि सरकार महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डिपार्टमेंट द्वारा आज कार्यक्रम किया गया चारधाम यात्रा को लेकर, और महिलाओं की भूमिका चारधाम यात्रा में क्या रहने वाली, जितने हमारे आरटीओ हैं या एसडीओ हैं, कार्मिक महिलाएं जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और उनको आज बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया। और आने वाले समय में क्या रोल रहेगा, आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को आरक्षण के लिए जो है एक स्पेशल सेशन बढ़ाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रामी जी ने भी यहाँ पर नौकरी में 30% आरक्षण दिया है। तो महिलाएं है और मैं सूर्य मॉडल ड्राइविंग स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और मुझे इस कार्यक्रम में इनविटेशन मिला था आने के लिए, बिकॉज ये पूरे ओवरऑल देहरादून में एक मैं ही हूँ जो ड्राइविंग स्कूल, एक महिला जो है लेडी जो है वो ड्राइविंग स्कूल को जो कंडक्ट कर रही है वो मैं ही हूँ यहाँ पर। तो इसी वजह से ARTO मैम जो है अनीता चुगुना मैम ने उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस पर। तो मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं सीखने के लिए, हर तरीके के हैं, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है। तो मैं उनको पूरी तरीके से अपनी तरफ से यही प्रयास रहता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। और उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक खास पहल शुरू की है। आरटीओ की प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली ने बताया कि महिला अधिकारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। देहरादून में होने वाली इसी कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा है कि विभाग की महिला कार्मिक प्रवर्तन कार्यों में भी अहम भूमिका निभा रही है और जागरूकता फैलाने में उनकी भागीदारी बेहद प्रभावी हो सकती है। कार्यक्रम में विभिन्न जनपद की महिलाओं अपनी अनुभव साझा करेंगी और सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार करेंगी। माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से ये था कि परिवहन विभाग में महिलाओं की जो भी भूमिका है, चाहे वो हमारे परिवहन विभाग की महिला अधिकारी या कार्मिक हो, साथ ही जो परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं वो कुछ इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कि उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि चारधाम भी आगे आने वाला है। तो इसी को लेकर एक जागरूकता और एक कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं देहरादून में, जिसमें परिवहन विभाग की जो महिलाएं प्रवर्तन संबंधी कार्य कर रही हैं या कार्यालयों में, जो कि जो रूटीन का जो काम होता है कार्यालयों में, तो वो किस तरीके से कुशलता पूर्वक उसको संपन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो देहरादून हो या अन्य जनपदों में, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हमने रखा है 2 घंटे का। हालांकि में एक कॉलेज कार्यक्रम में दौरान गायक द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति परंपरा में इसी तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है और ऐसे कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आयोजक के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और प्रदेश में शांति व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है
और उत्तराखंड देवभूमि की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में इस तरह के गायक और इस तरह के गायन की कोई भी जगह नहीं है। ये भी हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों और इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने वालों पर भी रोक लगे और उन्हें न्योता देने वालों पर भी रोक लगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए है कि सैन्य धाम केवल कमिश्नर खोरी का प्रोजेक्ट बनकर रह गया है और इसकी लगातार बढ़ाई जा रही है, जबकि काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे के दौरान भी इसी परियोजना का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है और भाजपा को घेराना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में पारदर्शिता नहीं है और उद्घाटन में देरी उसकी पीछ की सच्चाई को दर्शाती है। वही भाजपा ने इन्हीं आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि परियोजना पर काम लगातार जारी है और तय समय पर पूरा की जाएगी। देखिए, कांग्रेस के लोगों को हर चीज की जल्दी रहती है और हर चीज में सवाल उठाने की आदत है और फिर वही सवाल उनके सिर पर पड़ता है। सैन्य धाम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जब उसका समय आएगा तब उसका उद्घाटन कराया जाएगा और अभी चूंकि वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही हमारा तो प्रयास रहता है कि जैसे ही काम पूरा होगा निश्चित रूप से उसका भी समय आएगा। उत्तराखंड के देहरादून में लंबे समय आगामी से चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में तैयारी पूरी कर दी गई है और 17 अप्रैल यानी आज में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को लिए कुल 30 पंजीकरण काउंटर तैयार की जाएगी, जिनमें ट्रांजिट कैंप और बस अड्डा परिसर की काउंटर शामिल है। इसी के अलावा 30 मोबाइल टीम भी बनाई गई है जो आश्रम और धर्मशालाओं में जाकर यात्री को पंजीकरण करेंगे। प्रशासन के अनुसार पंजीकरण सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। यात्रा के विधिवत शुभारंभ 18 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि 19 अप्रैल का गंगोत्री और जमुनोत्री की धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेंगे। इस बार पहले से सख्त एसओपी बनाने के पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उस पर पूरा हमारा यूपाटा, डीजीसीए, भारत सरकार सभी मिलकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अच्छे पायलट लगाए जाएं जिनको यहाँ का अनुभव वो करें और सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। केवल हेली सेवाएं केवल व्यापार के लिए नहीं चलेंगी, यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उधम सिंह नगर की जसपुर में वर्तमान और पूर्व विधायक के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस विधायक आदर्श सिंह चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल आमने सामने आ गए हैं। मामला ठाकुर मंदिर चौराहा के पास महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर शुरू हुआ है, जहां खुदान कार्य के दौरान दोनों पक्ष में कहासुनी बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। मौके पर दोनों नेताओं के समर्थक के बीच भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। घटना के बाद दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए वही सरकार की ओर से बिना अनुमति किसी भी कार्य को गलत बताते हुए कार्रवाई की बताई गई है। बहुत पहले से महिलाओं की मानसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी, हमारे ब्राह्मण समाज की मानसी के यहाँ मूर्ति की स्थापना, लेकिन यहाँ पर एक अतिक्रमण था खोखे लगे हुए थे, जिसको लगभग 6 माह पहले नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया और यहाँ हमने इसका एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ वीरांगना की मूर्ति लगी है। जिलाधिकारी को लेटर दिया गया कि एग्जाम और जो ये चिन्हित करके इसको चिन्हित कर। हल्द्वानी के बनभुलापुरा क्षेत्र में नशीली दवाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसओटीएफ टीम और औषधि विभाग ने संयुक्त छापामारी करके एक मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। कार्रवाई के दौरान बुप्रोनरफाइन इंजेक्शन, ट्रामाडोल कैप्सूल और
अल्प्रोजोलम टैबलेट जैसी नशीली दवाई जब्त की गई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने नियमित के उपलब्ध पर मेडिकल स्टोर की सीज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की दवाई का बिक्री गंभीर अपराध है। इसी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई है और स्थानीय लोग ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज औषधि विभाग द्वारा और एसओटीएफ कुमाऊं परिषद द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया श्री श्याम मेडिकल स्टोर का बंदूरपुरा इलाके में, और इसमें हमने जो औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के अंदर चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्ब ने बताया कि यात्रा मार्ग पर 13 स्क्रीनिंग पॉइंट और 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जा रही है, जो 24 घंटे कार्य करेंगे। उसी के अलावा करीब 100 स्थान पर स्वास्थ्य मित्र रहेंगे, जो यात्रियों की प्राथमिक उपचार में मार्गदर्शन देंगे। पूर्व सीजन को लिए 552 डॉक्टर और 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती 15 दिन के रोस्टर पर की जाएगी। जानकी चट्टी और केदारनाथ अस्पताल में एक्सरे लैब और ईसीजी जैसे सुविधाओं उपलब्ध रहेगी। देखिए, चारधाम यात्रा में जो हमारा चारधाम रूट है वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मियों के लिए लाए गए नए अनुबंध प्रारूप का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी ने इस अनुबंध को कर्मचारियों के हित के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि समान कार्य के बदले समान वेतन लागू करने से पहले कर्मचारियों के सामने जो अनुबंध रखा गया है उसमें कई ऐसे शर्त जोड़ी गई है जो उनकी अधिकारियों की सम्मित करती है। अनुबंध में भविष्य में नियमितकरण की मांग ना करने की शर्त के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं, बोनस और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसी से कर्मचारियों में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने वन मंत्री सुबीद अनियाली के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री को उस बयान को असंवेदनशील बताया जिसमें वन्यजीवी हमला को लिए महिलाओं के जंगल जाने का कारण बताया गया है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि यह बयान पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है। उन्होंने उज्ज्वला योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि योजना प्रभावी होती तो महिलाओं को जंगल जाने की मजबूरी नहीं होती। उन्होंने सरकार पर गंभीर समस्या से ध्यान भटकाने की आरोप लगाया है और कहा है कि जनता उसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। देखिए, सुबोध उनियाल जी का जो बयान है अपने आप में बड़ा बचकाना, बड़ा हास्यास्पद बयान है और शर्म भी आ रही है इस बयान पर कि मतलब महिलाएं क्योंकि जंगलों में लकड़ियां लेने जाती हैं इसलिए गुलदार उन्हें खा जाता है। आप खुद गुलदार के मुंह में जा रहे हैं, ये अपने आप में दर्शा। उत्तराखंड लाइव को यही रखते हैं। नमस्कार।